दोस्तों हमारा ये 4th लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस का। लास्ट क्लास में आपने कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के ऊपर बेसिक्स किया था। आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, स्फेरिकल कैपेसिटर का, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का, इन सब का, होलो स्फेरिकल कैपेसिटर का, इन सब की आपने डेरिवेशंस करी थी, उनके ऊपर क्वेश्चंस करे थे लास्ट क्लास में। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करी थी लास्ट क्लास में आपने। इस क्लास में हम कैपेसिटेंस के टॉपिक को आगे ले जाएंगे और कैपेसिटेंस के सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। फाइन, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटेंस के साथ। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर आपके पास सबसे पहले आता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आप डिफरेंट कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस भी डिफरेंट है, C1, C2, C3 अप टू Cn, आप इनको सीरीज़ में लगाते हैं विद द एक्सटर्नल सोर्स बैटरी V। इन कैपेसिटर्स को जब आप सीरीज़ में लगाते हैं तो एग्जैक्टली नेट कैपेसिटेंस क्या आता है उसकी डिस्कशन है ये। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये सीरीज़ में लगे हैं, सो बेसिक नॉलेज आपकी क्या कहती है? जो भी इस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज आएगा वो इधर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इजेक्ट होंगे और इधर सबमर्ज होंगे, इधर से इजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स और इधर सबमर्ज होंगे, उसकी वजह से आएगा पॉजिटिव। जितना यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस होगा क्या उतना यहाँ नेगेटिव इंड्यूस नहीं होगा। और इसके ऊपर नेगेटिव इंड्यूस होने का मतलब क्या है? इस पॉजिटिव की तरफ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे और इसकी तरफ पॉजिटिव इंड्यूस होने का मतलब इधर नेगेटिव इंड्यूस होगा। फिर इधर नेगेटिव इंड्यूस होने का मतलब क्या है? इधर से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसकी प्लेट की तरफ गए होंगे। इसका मतलब तीनों प्लेट्स, 4 प्लेट्स, n प्लेट्स, जितनी भी प्लेट्स आप सीरीज में लगा दीजिए, सबके सारी प्लेट्स का जो फाइनली चार्ज है वो चार्ज एक ही तरीके का होगा। वो चार्ज जो होगा वो एक ही तरीके का होगा। ये बात इससे समझ में आती है। दूसरी चीज, क्योंकि ये V पोटेंशियल डिफरेंस के साथ लगा हुआ है, V बैटरी के साथ लगा हुआ है, सो अगर आप देखेंगे तो सब पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। मतलब ये कैपेसिटर V1 पोटेंशियल यूज करेगा, ये कैपेसिटर V2 पोटेंशियल यूज करेगा एंड ये वाला कैपेसिटर V3 पोटेंशियल यूज करेगा। इसी तरीके से n कैपेसिटर्स n पोटेंशियल्स यूज करेंगे। फाइन, लेकिन टोटल पोटेंशियल कितना आपने प्रोवाइड कराया है? V। सो V अगर मैं आपसे पूछूं जो आपने प्रोवाइड कराया है तो वो जा रहा है V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn में, राइट? यही हो रहा है यहाँ पर। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस को, इसी वोल्टेज को आपको लिखना सिखाया है कैपेसिटर ने चार्ज बाय कैपेसिटेंस। फाइन, चार्ज बाय कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर आप ये डेरिवेशन देख सकते हैं मेरी, Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3 अप टू Q बाई Cn आप लिख रहे हैं V1 से लेकर Vn तक। एंड नेट पोटेंशियल आपके पास V। नेट पोटेंशियल जो V है उसको भी तो आप नेट चार्ज बाय नेट कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। इस नेट पोटेंशियल को क्या मैं नेट चार्ज बाय नेट कैपेसिटेंस नहीं लिख सकता? एंड ये V1 Q बाय C1 है, ये V2 Q बाय C2 है, अप टू ये Vn Q बाय Cn है। Q राइट साइड से कॉमन निकालूंगा तो लेफ्ट वाले साइड का Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा C नेट और यहाँ आएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 अप टू 1 बाय Cn। सो ये नेट कैपेसिटेंस है आपका, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ द नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? रेसिप्रोकल, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द कैपेसिटेंस, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो इंडिविजुअल किसी भी कैपेसिटेंस से सबसे छोटा होगा। मतलब अगर C1, C2, C3 की कोई वैल्यू है तो इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, उनसे भी छोटा होगा इसका ये नेट कैपेसिटेंस। दूसरी चीज, चार्ज हर एक कैपेसिटर पे सेम होगा जब वो सीरीज में लगते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखेगा कि जो भी पर्टिकुलर कैपेसिटेंस कम है उसका पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा यूज होगा, और जो अगर कोई ऐसा कैपेसिटेंस की वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम यूज करेगा वो बैटरी का। फाइन, इन 3 बातों पे आपको गौर करना है। अब यही 3 बातें और यही ऐसी ही डेरिवेशन एक पैरेलल की भी बनती है, जब कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज की जगह किस में लगते हैं? पैरेलल में। फाइन, अब उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास वही कैपेसिटेंस C1, C2, Cn अप टू Cn इस बारी पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल का मतलब है सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और जब सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो
दैट मीन्स सबका चार्ज अलग होगा बिकॉज कैपेसिटेंस अलग है। कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, C=Q/V। मैंने बोला सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन सबका कैपेसिटेंस अलग है। जब सबका कैपेसिटेंस अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखने के लिए सबका चार्ज भी तो अलग होना चाहिए ना। Q2/C2 V देगा, Q1/C1 V देगा, Q3/C3 V देगा। सबका कैपेसिटेंस अलग है तो सबका चार्ज भी अलग अलग स्टोर होगा, तभी तो रेशो जो है वो सेम आएगी। किसकी? कैपेसिटेंस की, सॉरी वोल्टेज की ना। वोल्टेज सबका सेम है क्योंकि पैरेलल में लगा है, तो चार्ज सबका अलग है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Qnet = what? Q1 + Q2 + Q3 अप टू Qn। क्या यहाँ Qnet को हम Cnet × V लिख सकते हैं? सेम पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय Cnet विल गिव Qnet। Q1 को C1 × V, Q2 को C2 × V, अप टू Qn को Cn × V। V कॉमन हो गया राइट साइड और लेफ्ट साइड से जब कटेगा तो Cnet का आंसर आ जाएगा C1 + C2 + C3 अप टू Cn। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसी फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करिए। दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकलेगा वो इन सारे कैपेसिटेंस के सबसे बड़े वाले कैपेसिटेंस से भी बड़ा होगा, क्योंकि सबका सम करके ये निकला है तो सबसे बड़े वाले से भी सबसे बड़ा होगा इसका नेट कैपेसिटेंस। वहाँ पर सबसे छोटे वाले से भी छोटा था, यहाँ पर सबसे बड़े वाले से भी बड़ा होगा। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में हमसे डिस्कस कर रहे हैं दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। क्योंकि पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो डेफिनेटली सेम होगा ही, साथ ही साथ चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था कैपेसिटेंस के, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेलेवेंट कैपेसिटेंस कितना है किसी कैपेसिटर का उस पर निर्भर करेगा कि वो कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा उसी सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी से, उसी सेम V सोर्स वाली बैटरी से। जिस सोर्स से कोई और चार्ज स्टोर कर रहा है तो सबसे ज़्यादा चार्ज वो स्टोर करेगा जिसका कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा होगा। फाइन। अब आपके पास अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये नॉलेज अवेलेबल हो चुका है जिसका नेट कैपेसिटेंस आपको निकालना आता है, तो क्यों ना हम डिफरेंट सर्किट्स में कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करके देखें नेट कैपेसिटेंस क्या निकलेगा। न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलते हैं अपने, इसी नॉलेज को हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे अब। सो सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले दैट देयर आर two capacitors have capacitance 5 microfarad when connected in parallel and 1.2 microfarad when connected in series. So let the two capacitances are C1 and C2 when they are connected in parallel. Therefore Cp = C1 plus C2. It gets answer 5 microfarad. So C1 plus C2 will be equals to 5 microfarad. Whereas यही कैपेसिटर जब सीरीज में लगता है, मतलब 1/CS is equals to 1/C1 plus 1/C2, तो आंसर आता है सीरीज का 1.2. That means 1/C1 plus 1/C2 is equals to 1.2. Now इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे C1 C2 तो यहाँ लिखेंगे C1 plus C2 न्यूमरेटर में और यहाँ आएगा 1.2. C1 plus C2 हमें लिखने का हक है क्या? 5. From this we can write C1 plus C2 is equals to 5 upon C1 C2 1/1.2. पॉइंट हटेगा यहाँ 0 आएगा, 5 10 पे काटेगा इसको 2 पे, 2 इसको काटेगा 6 पे, तो C1 C2 रेसिप्रोकल करके आ जाएगा हमारा 6. C1 C2 क्या आ गया हमारे पास? 6. अब इस C1 C2 के लिए C1 को अगर अकेला छोड़ेंगे तो 6/C1 C2 लिख देंगे, जिसको अगर हम यहाँ पुट कर सकते हैं तो अच्छी बात होगी. 5 = 6/C2 C1 की जगह लिखा है प्लस C2 एज इट इज़. C2 LCM 6 + C2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है. C2 स्क्वायर माइनस 6C2 प्लस माइनस 5 C2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर ले जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास तैयार हो जाएगी, राइट. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी आता है आपको. कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. C2 स्क्वायर 6 1 6 देयरफॉर माइनस 6C2 प्लस C2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. माइनस 6C2 प्लस C2 माइनस 5C2 होता है. एंड यहाँ पर लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि माइनस 6 × 1 जो होता है वो माइनस 6 होता है, जबकि 6 आना चाहिए आंसर. सो वी कैन चेंज आवर मिडिल टर्म विद
-2 and -3, they will work for -5 also and to get the answer 6 also. तो मैं यहाँ पर -3c2 एंड -2c2 को यूज़ कर रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, सो दैट -5c2 भी निकले एंड साथ ही साथ -3 इंटू -2 जो हो वो +6 भी हो जाए, राइट। मुझे दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना था। तो c2 इज इक्वल टू c2 -3 एंड -2 कॉमन निकालूंगा तो c2 -3 इज इक्वल्स टू में 0 है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज 0, लाइक c2 -3 जब कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर आएगा c2 -2, प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज 0, only if one has to be 0. So if c2 -3 is equals to 0, therefore c2 is what? 3, hence c1 is what? 2, क्योंकि c2 अगर 3 होगा, यहाँ देखिए इसमें इसके ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट करके मुझे मिला c2 3, तो c2 अगर 3 होगा तो c1 क्या होगा कि 5 आंसर आएगा 2। वेर एज दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, एल्स c2 -2 जो होगा उसको 0 होना पड़ेगा, तो c2 2 आएगा। जब c2 2 आएगा देयरफॉर c1 विल बी 3। तो जब अब c2 हो जाएगा 2 तो c1 का आंसर क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा टू गेट द आंसर 5। देयरफॉर हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं। अब अपना फाइनल आंसर हमारा बता रहा है हमें, देयरफॉर 2 कैपेसिटेंस वर 3 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड to get parallel one 5 microfarad and series 1.2 microfarad। फाइन। सो ये सीरीज और पैरेलल का आंसर 5, सीरीज और पैरेलल का आंसर 1.2 और 5 माइक्रोफेरेड तब आएगा जब वो दो कैपेसिटेंसेस जो हैं उनकी वैल्यू 3 and 2 है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कॉम्बिनेशंस के ऊपर। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा और बढ़ाते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी के साथ। सो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे को बताया है कि 3 कैपेसिटेंस हैं, तीनों सेम वैल्यू के हैं बट पैरेलल में लगे हैं, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये तीनों पैरेलल में लगे हैं और ये स्विच अभी क्लोज नहीं है। दैट मीन्स अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहा है जैसे ही इस स्विच को क्लोज करेंगे तो बताओ ये मीटर जो है जो चार्ज के फ्लो को मेजर करता है इस फिगर में, ये मीटर अपनी रीडिंग क्या देगा। बहुत सिंपल है दोस्तों हमारे लिए। सबसे पहले हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है, क्योंकि नेट कैपेसिटेंस पैरेलल की बात हो रही है तो C1 + C2 + C3 करके निकलेगा, दैट इज 25 + 25 + 25 दैट इज 75 माइक्रोफेरेड। अब हम चार्ज की बात करते हैं। चार्ज होता है CV। चार्ज क्या होता है, CV। नेट कैपेसिटेंस हमारा निकला 75 × 10⁻⁶ और वोल्टेज नेट है हमारी कितनी 4200। सो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू निकलेगी चार्ज की वो कितने कूलम निकलेगी, इट विल बी 0.315 कूलम। फाइन। इतना चार्ज ये रीड करेगा मीटर स्केल, जो यहाँ पर जैसे ही हम स्विच को क्या करेंगे क्लोज, इतना चार्ज ये रीड करेगा। फाइन। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये बैटरी कितना चार्ज ऑफर करेगी, कितना चार्ज स्टोर करवाएगी इस अरेंजमेंट में। सो इस अरेंजमेंट में चार्ज स्टोर से पहले मैं आपका ध्यान कहीं पर आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव प्लेट पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है ये इस पॉइंट से लगा हुआ है और मैं आपके लिए इस पॉइंट को कह रहा हूँ A, और इसका ही नेगेटिव पोटेंशियल, इसी का नेगेटिव पोटेंशियल इस पॉइंट से लगा हुआ है और मैं आपके लिए इस पॉइंट का नाम रख रहा हूँ B। बहुत ध्यान से मेरा सवाल सुनिएगा। मेरा सवाल है कि क्या इस कैपेसिटेंस के एंड पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस कैपेसिटेंस का एंड पॉइंट्स क्या हैं, और जब आप इस कैपेसिटेंस के एंड पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे तो फिर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस कैपेसिटेंस के एंड पॉइंट्स क्या हैं तो क्या आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं मेरे लिए। और अगर आपका आंसर ये है कि इस कैपेसिटेंस के एंड पॉइंट्स भी A and B हैं और इस कैपेसिटेंस के एंड पॉइंट्स भी A and B हैं, अगर आपका भी आंसर यही है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और इसी आंसर के साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब किसी भी पर्टिकुलर ऐसे अप्लायंस के, ऐसे डिवाइस के एंड पॉइंट्स सेम होते हैं उसके मायने क्या निकलते हैं। उसके मायने बिल्कुल सेम सिंपल होते हैं दोस्तों, दैट C1 and C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब भी एंड पॉइंट सेम होंगे तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यही पैरेलल को पहचानने का तरीका होता है। तो इसके साथ आप C नेट पता लगा सकते हैं आप C1 + C2 करके, दैट इज 5 + 6 5 माइक्रोफेरेड प्लस 6 माइक्रोफेरेड, दैट विल बी 11 माइक्रोफेरेड, राइट। अब C नेट आपको पता चल गया। चार्ज स्टोर आपसे पूछा था, ये चार्ज कितना ऑफर करेगा बैटरी, सिंपल ऑप्शन
सी वी और वी सी। वी है आपके पास 10 वोल्ट, इनटू में आपके पास कैपेसिटेंस है 11 इंटू 10⁻⁻6, आंसर है 11 इंटू 10⁻5, 11 इंटू 10⁻5। या फिर अगर आप 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आप 1.1 इंटू 10⁻⁻4 कूलम भी लिख सकते हैं, जस्ट टू गेट द पावर एन इवन नंबर। और डेसिमल प्लेस करने के लिए मैंने ऐसा किया है। वैसे अगर आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा। फाइन, ये क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। सो यहाँ पर हमारे पास 3 सर्किट्स हैं। तीनों सर्किट्स के ए एंड बी पॉइंट के बीच में मुझे पैरेलल या सीरीज़ पहचान के कि कौन से पर्टिकुलर कैपेसिटेंस पैरेलल में है, कौन से पर्टिकुलर कैपेसिटेंस सीरीज़ में है, ऐसे करते हुए मुझे नेट कैपेसिटेंस निकालना है एट द एंड पॉइंट्स ए एंड बी। फाइन, तो ज़रा इन तीनों सर्किट्स को सॉल्व करते हैं और हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली हमारे को बहुत हद तक समझ में आ जाए कि पैरेलल एंड सीरीज़ कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक बार अगर चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ से सेम कहीं पर भी कोई भी इसके पास टर्मिनल नहीं है जहाँ से ये बढ़ सके, तो ये तीनों जो है वो सीरीज़ में है। अगर आपको भी ये दिख रहा है कि ये तीनों सीरीज़ में है तो आप इन तीनों को सीरीज़ में ऐड कर लीजिए। प्लस इन दोनों कैपेसिटेंस के बारे में बात करें तो इनके एंड पॉइंट सेम है, इसके भी एंड पॉइंट ये और ये हैं और इसके भी एंड पॉइंट ये और ये हैं, तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो पहले इतना सॉल्व करते हैं जितना हमने इस पर्टिकुलर सर्किट के बारे में जाना है और उसके बाद फिर आगे करेंगे। सो देखिए, इसमें मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ दैट, पहले तो नाम मैं मेंशन कर दूँ सबका। इसको मैं C1 कह रहा हूँ, इसको मैं C2 और C3 कह रहा हूँ, इनको मैं C4, C5 और C6 कह रहा हूँ। फाइन, सो C4, C5 एंड C6 आर इन सीरीज़। तो क्योंकि मैं C6 नंबर तक यूज़ कर चुका हूँ तो मैं 1/C7 लिखना चाहूँगा इनके जगह, 1/C4 प्लस 1/C5 प्लस 1/C6, दैट इज़ 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, thrice of 1/60 which will be 1/20। if 1/C7 is 1/20 तो C7 कितना हो जाएगा, 20। C7 कितना हो जाएगा, 20। अब इनकी जगह मैं क्या लिख लूँगा, 20। क्या लिख लूँगा इनकी जगह मैं, 20। इसकी जगह देखते हैं ज़रा। सो C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। क्योंकि C7 तक अब मैं नंबर यूज़ कर चुका हूँ तो अब मैं इसका अगला नंबर क्या डालूँगा, C8 कितना होगा, C2 प्लस C3 दैट इज़ 20। फाइन, अब इस फिगर को मैं थोड़ा फिर दोबारा रीड्रॉ करने में विश्वास रख रहा हूँ। इस फिगर को आप देखिए, इस फिगर को रीड्रॉ कैसे करते हैं। सो हमारे पास एक यहाँ पर कैपेसिटेंस था, वो कैपेसिटेंस क्या था वो देख लेते हैं। वो कैपेसिटेंस था 40, वो कैपेसिटेंस क्या था, 40। और उसके बाद इस पॉइंट के बाद हमारे पास आए C7 की वैल्यू और ये यहाँ गया था, और इसके बाद हमारे पास आया था C8 की वैल्यू और ये यहाँ गया था। अब बताइए क्या आप लिख सकते हैं C7 एंड C8 आर इन पैरेलल? क्योंकि C8 को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों के ही एंड पॉइंट्स हैं। फाइन, तो ये किस में है, पैरेलल में। अब हम इसी पर्टिकुलर चीज़ को आगे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ C9 के नाम से लिखेंगे। C7 प्लस C8 दैट इज़ 20 प्लस 20 दैट इज़ 40। ये सॉल्व हुआ, हमारे पास C9 आया। अब हम इसको फिर रीड्रॉ कर सकते हैं। ये C1 था हमारे पास। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पहले C7 और C8 थे, अब एक ही कैपेसिटेंस होगा जिसको हम C9 कहेंगे। फाइन, एक ही कैपेसिटेंस होगा जिसको हम C9 कहेंगे। अब बताइए हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो अब हम लास्ट टाइम क्या बोलेंगे, C1 एंड C9 आर इन सीरीज़। अब मैं C9 के बाद C10 नहीं लिखूँगा क्योंकि अभी मेरा फाइनल आंसर देने वाला है, तो मैं C नेट शब्द का यूज़ करूँगा। 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1 प्लस 1/C2 विच इज़ 1/40 प्लस 1/40 दैट इज़ 2/40 दैट इज़ 1/20। सो 1/C नेट इज़ 1/20। तो बताइए मुझे कि C नेट अगर 1/20 है, C नेट का आंसर क्या होगा, C नेट का आंसर 20 होगा। फाइन,
थोड़ा मेस क्रिएट हो चुका है इस वीडियो में, आप चाहें तो बैक कर करके पॉज कर करके सबको लिख सकते हैं, बट फाइनली मैं आपके लिए इस पूरे किए गए फिगर में वो फिगर अलग निकाल रहा हूँ जिन जिन फिगर्स के साथ हमारा बेसिकली काम है। सो यहाँ आप देखेंगे आपके पास सबसे पहले फिगर जो आई थी वो ये आई थी। इसमें आपने C4, C5, C6 को रिजॉल्व करके C7 लिखा था, C2 एंड C3 को रिजॉल्व करके C8 लिखा था, फिर C8 और C7 को रिजॉल्व करके आपने C9 लिखा था, और अगले ही फिगर में C1 एंड C9 को फिर रिजॉल्व करके आपने C नेट निकाला था, फाइन, जो कि C नेट आपका आया था 20। इसी तरीके से आपको इस पर्टिकुलर फिगर को भी सॉल्व करना है। देखते हैं, सबसे पहले हम C1, C2 एंड ये वाला C1 इन सबको सीधा सीधा लिख सकते हैं, लाइक सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कैपेसिटेंस को सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि ये सीरीज़ में है, फाइन। यहाँ पर अब मैं लिखने जा रहा हूँ आपके लिए दैट C1 एंड आर इन सीरीज़। लेट्स से यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं थी, मैंने आपको बोल दिया C1 जो है वो 2 माइक्रोफेरेड है एंड C2 की जगह आप 4 माइक्रोफेरेड यूज़ कर सकते हैं, फाइन। तो आप बताइए क्या लिखेंगे। C6 तक यहाँ पर मुझे यूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं C7 लिखना चाहूँगा इसको, क्योंकि देखिए इधर मेरे लिए 1 कैपेसिटेंस ये है, सेकंड कैपेसिटेंस ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है और सिक्स्थ ये है। तो क्यों ना मैं इस जो अब इसको रिजॉल्व करके लिखूँ उसको C7 का नाम दूँ, और C7 मेरे लिए क्या होगा 1/C7, क्योंकि ये सीरीज़ में है। 1/C7 इज़ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1, दैट इज़ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। एलसीएम आएगा हमारे पास 4, दिस विल बी 2 प्लस 1 प्लस 2, 5/4। 1/C1 इज़ 5/4, तो C7 इज इक्वल टू व्हाट 4/5। C7 इज इक्वल टू व्हाट 4/5। अब यही वाला हमारे पास जो कैपेसिटर है उसका अब फिगर ऐसा दिखाई देगा, राइट। जहाँ पर पहले 2, 3 एंड 4 कैपेसिटेंस दिखाई दे रहे थे, अब वहाँ 7 दिखाई देगा, जो कि फिफ्थ वाले कैपेसिटेंस के साथ, सेवन्थ कैपेसिटेंस फिफ्थ वाले कैपेसिटेंस के साथ हमारे फिफ्थ वाला मतलब C2, फिफ्थ वाला कैपेसिटेंस मतलब C2, सेवन्थ वाला कैपेसिटेंस फिफ्थ वाले के साथ पैरेलल दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर ये हमारे को इसके साथ क्या दिखाई दे रहा है, पैरेलल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दैट C7 एंड C5 इज पैरेलल, तो इनका सॉल्व करके नाम आएगा C8। C8 विल बी C5 प्लस C7। C5 जो है वो C2 की वैल्यू वाला है, C2 की वैल्यू मतलब 4, एंड C7 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4/5। एलसीएम लेंगे 5, आंसर आएगा 24/5। C8 विल बी व्हाट 24/5, दैट इज समवेयर अबाउट 4.8। C8 विल बी 4.8। अब यही फिगर जो है वो नया रूप ले लेगी और हम लोग लिख पाएंगे इस फिगर के लिए that now this figure will be first capacitance, 8th capacitance C8 जिसकी वैल्यू है, एंड 6th capacitance जिसकी वैल्यू क्या है C1 जिसकी वैल्यू थी, 6th capacitance जिसकी वैल्यू C1 थी। ये A और B पॉइंट है, राइट। नाउ C1, C8 एंड C6 आर इन सीरीज़। आप देख पा रहे होंगे अब ये किस में हो चुकी है, सीरीज़ में। अब सीरीज़ में होने की वजह से इसमें जो C नेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C8 प्लस 1/C6, जिसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1/C1 जो होगी वो वैल्यू होगी 1/2, 1/C8 जो वैल्यू होगी वो होगी 4.8, और 1/C6 वैल्यू भी जो होगी वो 1/2 होगी। इसको रिजॉल्व आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको रिजॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको जैसे ही आप रिजॉल्व करेंगे वैसे ही आपके पास 1/C नेट आ जाएगा, और C नेट निकालने के लिए आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके साथ, फाइन। इसी तरीके से हम लोग एक और लास्ट फिगर रह गई थी, ये 2 फिगर्स का तो काम हमारे पास हो चुका है। लास्ट फिगर जिसको हमें सॉल्व करना है, ये है वो फिगर दोस्तों, राइट। लेट्स से in this we need to find the net capacitance in A and C, and all the capacitors, all C1, C2, C3, C4 are equal up to C5 is equal to C, फाइन। ये सारे जो हैं वो किसके इक्वल है, C के, सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू C के इक्वल है। अब मेरा आपसे एक सवाल है
कि अगर आप ए पॉइंट पे कोई पोटेंशियल देंगे तो वो इस पॉइंट पे मिलेगा। लेट्स से ए पॉइंट पे पोटेंशियल दिया 1, तो वो सीधा इधर आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1, इसके पास पोटेंशियल क्या आया 1। क्योंकि आपने कहा कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, तो ये C1 की वैल्यू और ये C4 की वैल्यू अगर सेम है, तो जितना ये 1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा C1 से गुजरने के बाद B पॉइंट पे आने के लिए, क्या उतना ही ड्रॉप C4 से गुजरने के बाद D पॉइंट पे आने के लिए नहीं होगा? क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, सेम, तो चार्ज भी सेम स्टोर करते हुए पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या शो करेगा, सेम। वो पोटेंशियल ड्रॉप लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, अगर B पे 2 लिखा तो D पे भी 2 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा D पे भी 2? क्योंकि B पे 2 लिखने का रीजन ये है कि वो C1 से गुजर के 1 पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होकर 2 तक पहुंच गई है पोटेंशियल की वैल्यू B पॉइंट पे, लेकिन इसी 1 पॉइंट का पोटेंशियल C4 से C वैल्यू से गुजर के, ये भी C था ना, इससे भी गुजर के ड्रॉप होकर D पॉइंट तक क्या पहुंच चुका है, 2। अब ध्यान से देखिए बेटा इसको कि सेकंड पोटेंशियल B पॉइंट से इस वाले C2 से गुजरेगी और ड्रॉप होगी यहां पर देगी 3, यहां पर क्या देगी 3। वैल्यू ठीक भी लग रही है क्योंकि ये भी वही सेकंड है और ये भी वही कैपेसिटेंस C है, ये भी ड्रॉप करके इसको क्या देगा, सेम ड्रॉप देगा 3। तो मैंने आपसे पूछा यहां पर कितने पॉइंट्स हैं, तो आप दिलेंगे एक है हमारे पास पोटेंशियल 1, एक है पोटेंशियल 3 और 2 है पोटेंशियल 2। क्या ऐसी ही फिगर बनेगी? अब बताइए इस 1 और 2 में कौन है? अगर इस 1 और 2 में C1 अवेलेबल है तो इस 1 और 2 में बेटा कौन अवेलेबल होगा? ध्यान दीजिए यहाँ पर ऊपर की फिगर में, अगर इस 1 और 2 में C1 अवेलेबल है तो इस 1 और 2 में बीच में कौन अवेलेबल होगा? तो आप बोलेंगे इस 1 और 2 में अवेलेबल होगा C4। फिर इस 2 और 3 में, मतलब इस पोटेंशियल 2 B वाले पोटेंशियल 2, C1 के बाद B वाले पोटेंशियल 2 और इस 3 के बीच में कौन अवेलेबल है, C2। तो यहां कौन लगेगा, C2। और अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर पोटेंशियल की, इस वाले पोटेंशियल 2 की, जो कि किसके बाद आया, C4 के बाद आया, C4 के बाद जो 2 आया था, उसके साथ 3 पर पहुंचने का जो रास्ता है वो ड्रॉप किसका है, C5 का। तो क्या मैं यहां पर C5 मेंशन कर दूं आपके लिए? और अगर इस 1 और 3 से हट के हम बात करें थोड़ा, तो बताइए B पॉइंट और D पॉइंट जो कि दोनों ही 2 हैं, B पॉइंट आपके हिसाब से ये रहा आपका B, ये रहा आपका D, ये रहा पॉइंट C एंड ये रहा पॉइंट A, राइट। तो B पॉइंट और D पॉइंट, इस B पॉइंट और D पॉइंट के बीच में कौन लगा है, C3 लगा है। तो यहां पर भी फिगर में इधर कौन लगेगा, C3 लगेगा। बट मेरा एक सवाल है कि अगर सेकेंड पोटेंशियल की वैल्यू ये और ये एग्जैक्टली सेम है तो इस पर्टिकुलर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जब इसकी पोटेंशियल की वैल्यू इसके पोटेंशियल के इक्वल है तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो आपका आंसर होगा 0 होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा दोस्तों, तो क्या ये डिवाइस चार्ज स्टोर कर पाएगी? क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, देयर शुडंट बी एनी चार्ज। और अगर ये चार्ज ही स्टोर नहीं कर रही है तो क्या C3 रोल प्ले करेगा नेट कैपेसिटेंस के अंदर? सो मेरा आंसर है C3 विल नॉट प्ले any role in net capacitance as it is not storing any charge। क्योंकि ये कोई चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है इसलिए कोई रोल नहीं प्ले करेगा नेट कैपेसिटेंस में, ठीक है। तो बताइए फिर इसका होना या ना होना कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो क्या इस फिगर को हम ऐसे लिख लें? ये रहा B, ये रहा D, ये रहा A, ये रहा C, ये C1 है, ये C2 है, ये C4 है, ये C5 है, C3 अवेलेबल ही नहीं है। अब बताइए मुझे ये आपको किस में दिखाई दे रहे हैं? क्या ये आपको सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं कि एक ही बारी अगर चार्ज यहाँ से स्टोर होगा तो यहाँ भी जाएगा सेम चार्ज? क्या ये भी आपको सीरीज़ दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कोई बीच में क्या नहीं है, जंक्शन नहीं है जहाँ से ये बट के निकल सके। यहाँ से निकल थोड़ी सकता है, यहाँ जाने के बाद चार्ज को यहाँ पर जाना ही पड़ेगा। तो ये सीरीज़ में है, ये भी सीरीज़ में है। लेकिन अगर मैं बात करूं फाइनली जब ये सॉल्व हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा तो ये लोग आपस में क्या होंगे? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल एंड पॉइंट सेम रहेंगे तो ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो पहले लेकिन जितना हमने सीखा है उसको सॉल्व करते हैं। C1 एंड C2 आर इन सीरीज,
नाउ 1 बाय C6 इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। जैसा कि मैंने कहा था सारी वैल्यूज जो हैं वो C हैं, सो 1 बाय C प्लस 1 बाय C हो जाएगा, दैट इज 2 बाय C। 2 बाय C 1 बाय C6 है, तो C6 क्या होगा, C बाय 2। एंड C4 एंड C5 भी आर इन सीरीज, ये भी किसमें है, सीरीज में। देयरफॉर 1 बाय C7 विल बी इक्वल टू 1 बाय C4 प्लस 1 बाय C5। सो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 बाय C प्लस 1 बाय C दैट इज 2 बाय C। सो 1 बाय C1 2 बाय C हो गया, सो C1 क्या आएगा, C बाय 2। C1 क्या आएगा, C बाय 2। अब बताइए मुझे ये फिगर कैसे दिखेगी। नाउ ये जो पहले फिगर दिख रही थी उससे हट के अब ये फिगर ऐसे दिखेगी मुझे। A B एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास C6 एंड यहाँ आ जाएगा C7। देयरफॉर C6 एंड C7 आर इन पैरेलल, हेंस C net will be equals to what, C6 plus C7 दैट इज C by 2 plus C by 2। वापस से आंसर क्या आ गया, C। C net का आंसर क्या आ जाएगा, C। इस तरीके के अरेंजमेंट को जिसमें बीच में लगे हुए कैपेसिटेंस को हम इग्नोर कर देते हैं, इस तरीके के अरेंजमेंट में जिसमें मैंने क्या बोला, हम बीच में लगे हुए कैपेसिटेंस को क्या कर देते हैं, इग्नोर, बीच में लगे हुए कैपेसिटेंस को इग्नोर कर देते हैं, उस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तरीके के अरेंजमेंट में हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज आप पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे एग्जैक्टली, अभी जस्ट नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अब मेरे पास दो तरीके की अरेंजमेंट्स हैं जो कि इन्फिनाइट लेवल पे जा रही हैं। उन अरेंजमेंट्स को, ऐसी अरेंजमेंट्स के साथ कैसे डील करते हैं जहाँ पर कैपेसिटेंसेस जो हैं वो इन्फिनाइट लेवल पे जा रहे हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, इनको कैसे डील करते हैं उनको देखते हैं। सो दोनों तरीके के अरेंजमेंट से डील करेंगे। पहले मैं लेफ्ट में फर्स्ट काइंड ऑफ अरेंजमेंट से डील कर रहा हूँ, जिसमें एक कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है, फिर ये पैरेलल में लगा है दो कैपेसिटेंस के साथ, जो कि अगेन दो कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड ईच हैं, फिर ये पैरेलल में लगे हैं 4 कैपेसिटेंस के साथ, एक से पहले डबल किया 2, फिर 2 से डबल किया 4, अब 4 से डबल करेंगे हम लोग 8, और फिर 8 से डबल करेंगे हम लोग 16। ऐसे करते हुए ये इन्फिनाइट तक जा रहे हैं, और इन्फिनाइट वैल्यू तक जाते हुए ए एंड बी पॉइंट हैं जिसमें हमें कैपेसिटेंस निकालना है। फाइन, सबसे पहला मेरा सवाल है, क्या ये कैपेसिटेंसेस के हर एक स्टेप को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टेप इसके साथ पैरेलल है, फिर ये इसके साथ पैरेलल, और ये सारे जो लैडर्स हैं, लैडर के फॉर्म में है, ये सीढ़ियों के फॉर्म में है, ये सारे के सारे पैरेलल हैं? क्या आप ये कह सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आराम से कह सकते हैं, क्योंकि सबके एंड पॉइंट्स फाइनली ए एंड बी ही हैं। दूसरी चीज़, हर एक लैडर में हो क्या रहा है पहले देखते हैं। कुछ 2-3 लैडर्स का देखेंगे एंड देन उसके बाद हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे। पहले में 1 माइक्रोफैरेड था, दूसरे में क्योंकि सीरीज है तो रिजॉल्व होकर कितना आएगा ये आप बता सकते हैं, आप बिना कैलकुलेट किए डायरेक्टली बता सकते हैं मन में कैलकुलेट करके। ये जब सीरीज में है तो सीरीज का आंसर निकलता है 1/1 + 1/1 दैट इज 2, लेकिन उस सीरीज को रेसिप्रोकल करना पड़ता है, 2 का रेसिप्रोकल करेंगे लिखेंगे 0.5, सो ये हो जाएगा हाफ माइक्रोफैरेड, राइट। देन अगला लैडर, ये 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 सीरीज में होने की वजह से लिखेंगे हम लोग 4/1, लेकिन रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि सीरीज में है तो क्या लिखना पड़ जाएगा 1/4, सो हो जाएगा 1/4 माइक्रोफैरेड। इसी तरीके से ये चलता रहेगा इन्फिनाइट लेवल पे। सो क्या आप इसको देख के बड़ी आराम से ये बता सकते हैं मुझे कि ऐसे क्वेश्चन में एग्जैक्टली ये एक सम करना पड़ जाएगा हमें सी नेट निकालने के लिए, क्योंकि अब ये पैरेलल फॉर्म में है। सी नेट निकालने के लिए सम करना पड़ जाएगा C1 + C2 + C3 हर एक लैडर का, लेकिन वो जो लैडर में सम हो रहा है वो एक जीपी के फॉर्म में है, ग्रोस प्रोग्रेशन के फॉर्म में है, मतलब एवरी सेकंड वैल्यू की फर्स्ट वैल्यू के साथ रेशो इक्वल है थर्ड वैल्यू के सेकंड वैल्यू के साथ रेशो। इनमें आर क्या है, सेम, कितना है आर, सेम वैल्यू है हाफ, सेम वैल्यू क्या है हाफ।
ऐसे ग्रॉस प्रोग्रेशन में जब हमें सम करना होता है, 11th स्टैंडर्ड में आप सब AP GP HP पढ़ के आए हैं, तो GP में जब आपको सम करना होता है और जिसमें सम भी जो होता है वो इन्फिनाइट नंबर तक जाता है, n जो है वो इन्फिनाइट तक जाता है और वैल्यूज़ बहुत छोटी होती जाती हैं, तो वहाँ पर आपके पास सी नेट के सम का एक फॉर्मूला होता है a/1 - r। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? a/1 - r, मतलब फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस रेशियो ऑफ देम। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/1 - r। r क्या है? रेशियो क्या है आपके पास? 1/2, 1/2, दैट विल बी 1/2, दैट विल बी 2 माइक्रोफेरेड। तो सी नेट कितनी आराम से आपका निकल गया इन्फिनाइट का? 2 माइक्रोफेरेड। फाइन, जैसे ये क्वेश्चन सीखा है वैसे ही एक और इन्फिनाइट वाला सीखते हैं, जिसमें इन्फिनाइट को सॉल्व करने का ट्रेंड थोड़ा अलग होगा इससे। अभी तो हमारा ग्रॉस प्रोग्रेशन सीधा हमारे को मैथ्स की एक चीज़ थी जो यूज़ कर ली, तब हमें वहाँ पर कुछ लेट करना पड़ेगा, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, तब वो क्वेश्चन होगा। और वो हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस का। इस क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है कैपेसिटर में, या फिर जब कैपेसिटर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल लेवल पे या सीरीज लेवल पे, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, उस सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। या पोलराइजेशन, अगर नेक्स्ट क्लास में टाइम बचा तो पोलराइजेशन वगैरह के ऊपर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। फाइन, आज की क्लास में सिर्फ हम कॉम्बिनेशंस को डील कर रहे हैं। सो अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारे पास एक अरेंजमेंट है, लेट्स सी। वो अरेंजमेंट है एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जिसकी कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड। नॉट लाइक दिस, एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड, लेकिन इस 2 माइक्रोफेरेड के पहले यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेड भी लगा है। ये है A, ये है B। देन इस 2 माइक्रोफेरेड से फिर दोबारा इधर 1 माइक्रोफेरेड है, एंड इधर फिर 2 माइक्रोफेरेड है, फिर इधर 1 माइक्रोफेरेड है, इधर फिर 2 माइक्रोफेरेड है, राइट। और ऐसे ही 1 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड जो है वो कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। ठीक है, इन्फिनाइट तक चले जा रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैं पूछूं आपसे A एंड B यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा, ये A एंड B यहाँ पर है। अगर मैं आपको A एंड B को उठा के इधर रखने पे मजबूर कर दूं, मतलब मैं बोलूं A एंड B यहाँ नहीं थे, A एंड B यहाँ नहीं थे, वो A एंड B यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। इसके आगे की सर्किट देखिए ज़रा, इस लाइन को जिसको मैंने खींचा है, इसके आगे की सर्किट देखिए। क्या अगर यहाँ A एंड B होते तो एग्जैक्टली सेम सर्किट नहीं होती इन्फिनाइट तक? इन्फिनाइट में इस छोटी सी टर्म को अगर मैं हटा भी दूँ तो उस इन्फिनाइट को कोई फ़र्क पड़ेगा? वो तो एग्जैक्टली अपने सर्किट को, आगे की सर्किट को ऐसा ही देख रहा है, राइट। तो अगर आगे की सर्किट भी सेम है और इस सबका सॉल्व हो के आंसर लेट्स से अगर C आना है, लेट्स से इन सबका सॉल्व हो के आंसर अगर क्या आना है C, तो क्या वही C वाली वैल्यू मैं इन दोनों पॉइंट में यहाँ नहीं लिख सकता? अगर शुरुआत का एक 2 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड हटा दूं और यहाँ ले आता A एंड B, तो जो आंसर इस पूरी सर्किट, जो पहले हमें सर्किट दी है उसका होता, वही आंसर यहाँ से आगे वाले कैपेसिटेंस का भी तो होता ना, क्योंकि इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट में से नॉट डिफाइंड टर्म में से अगर एक टर्म निकाल भी दी, एक पर्टिकुलर ये हिस्सा निकाल भी दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। यहीं पर A एंड B पॉइंट आ जाएंगे और इसी A एंड B पॉइंट का अगर हम वही C कैपेसिटेंस लिख दें तो इस एंड B का भी वही होगा C कैपेसिटेंस। देखिए इसको, अब आप लिख सकते हैं इस दोनों पॉइंट्स में, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में दो लोग हैं, एक तो ये है और इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में ये भी है। तो क्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं दैट 1/C + 1/2 विल गिव यू 1/C3, दैट इज C1 से अलग हटके और C2 से अलग हटके एक C3 आ रहा है वैल्यू, दैट इज 2C LCM 2 + C 1/C3, तो C3 क्या हो गया 2C/2 + C, 2C/2 + C। नाउ अगर इसी फिगर को हमें मोल्ड करना हो, इन्फिनाइट वाली फिगर को मोल्ड करना हो, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में C3 आ चुका है और ये C3 और C1 जो है वो क्या है,
सीरीज़ में है और नेट फाइनली आंसर क्या आना है इनका भी फाइनली आंसर सी ही आना है। ये वही सी है जो यहाँ लिखा था आपने, ये भी इनके बीच में वही सी आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ से इसको हटा भी दें तो इसका जो आंसर है, अगर आपने इसका लेट कर लिया आंसर सी है तो इसका भी फाइनली आंसर सी ही आएगा। फाइन, देखते हैं हम लोग। सो आप कह रहे हैं ये जो नेट सी आया है, ये वाला जो नेट सी आया है, ये वाला नेट सी, ये आया है C1 प्लस C3 को ऐड करके, क्योंकि C1 एंड C3 क्या है, फाइनली पैरेलल में ऐड होके C देने वाले हैं, राइट। तो C इज इक्वल्स टू C1 को क्या लिख लें हम लोग, C1 है हमारा 1, प्लस C3 को क्या लिख लें हम लोग 2C बाय C प्लस 2। थोड़ा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर C के पास कौन जाएगा, C प्लस 2, और यहाँ पर आएगा C प्लस 2, और यहाँ पर आएगा 2C प्लस C 3C प्लस 2, और लेफ्ट साइड में हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 2C, C स्क्वायर माइनस C प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जब इधर आएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू जब इधर आएगी 3C, तो 2C में से माइनस होकर माइनस C होगा, और 2 इधर आएगा तो ये भी माइनस होगा, ये प्लस नहीं होगा, ये भी क्या होगा माइनस, और इक्वल्स टू में बचेगा 0। नाउ मिड टर्म को अगर आप स्प्लिट करेंगे तो आप लिखेंगे माइनस 2C प्लस C माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। C कॉमन होगा तो C माइनस 2 प्लस 1 कॉमन होगा तो C माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ C माइनस 2 अगर कॉमन होगा तो C प्लस 1 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स 0, देन वन हैज़ टू बी 0। सो इफ C माइनस 2 इज 0, देयरफॉर C इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेरेड। नेट कैपेसिटेंस जो आया हमारे पूरे सर्किट का क्या आया, 2 माइक्रोफेरेड। एल्स C प्लस 1 को 0 होना पड़ेगा, तो C का आंसर क्या आ जाएगा, C का आंसर आ जाएगा माइनस 1 माइक्रोफेरेड, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी कैपेसिटर की कोई कैपेसिटेंस तो पॉसिबल है कि उसके पास चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है या चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो एट लास्ट वो जीरो तो हो सकता है, बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है। तो वील स्टिक विद द आंसर C इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेरेड, हम इसी आंसर के साथ स्टिक रहेंगे, ये वाला आंसर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। फाइन, ये इन्फिनाइट अरेंजमेंट्स को डील ऐसे करते हैं, ये उसका एक एग्जांपल्स थे, कुछ 2 एग्जांपल्स मैंने कराए आपको इन्फिनाइट अरेंजमेंट्स को डील करने के। अब इसी के साथ आपका होमवर्क है, होमवर्क में आप लोगों को पेज नंबर 28 से स्टार्ट करना है टॉपिक, एंड सारे SP PFP सॉल्व करने हैं आपको विद थियोरेटिकल पार्ट, जो भी डेरिवेशन अभी मैंने कराई है आपको, टिल पेज नंबर 39 तक। सो आपका होमवर्क है पेज नंबर 28 से लेकर टिल पेज नंबर 39 तक, 38 तक। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कशन हो रखा है, सीरीज़ एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन हो रखा है। अच्छे से इन क्वेश्चन को देखिए, करिए। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो डेफिनेटली आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर अगली क्लास में हम आगे बढ़ पाएंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स के साथ। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।